बिहार में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। कोरोना बहरान के बीच मुल्क में होने वाला ये पहला चुनाव है। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तारीखों का ऐलान किया गया। इस बार बिहार में 3 मरहलों में वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। यानी 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर रियासत के वजीर आला बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव की क़यादत में अजीम इत्तेहाद नई तारीख रकम कर पाएगा। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया तो दूसरी जानिब इस सियासी दंगल के माहिर खिलाड़ी अपनी अपनी जीत के दावे करने लगे हैं। एनडीए को लगता है कि वो 2010 की तरह बम्पर जीत हासिल करेगी, तो आरजेडी और कांग्रेस को लगता है कि इस बार एनडीए को पटखनी देने में वो कामयाब रहेंगे। असेंबली इंतखाबात का बज गया बिगुल। इलेक्शन की तारीखों का हुआ ऐलान। 3 मरहले में वोटिंग, 10 नवंबर को नतीजे। तो बिहार के दंगल की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया। कोरोना बहरान के सबब वोटिंग को कम मरहलों में किया जा रहा है ताकि नज्म व नस्क को बनाया जा सके। बिहार में 3 मरहलों में होगी वोटिंग। पहले मरहले के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस दिन 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे मरहले के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। इस दिन 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि तीसरे मरहले के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होगी और 10 नवंबर को इंतखाबात के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। General elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. तो बिहार असेंबली इंतखाबात का ऐलान हो ही गया। दंगल का बिगुल बज गया है। अब इस दंगल के खिलाड़ी जोर आजमाइश करेंगे। कौन जीतेगा, किसे हार मिलेगी, इसका फैसला अवाम को करना है। लेकिन फैसला आने से पहले ही खिलाड़ी अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। 15 वर्षों से बिहार की सेवा करने के लिए एनडीए गठबंधन को जो बिहार की जनता ने अपना प्यार, सम्मान और आदेश दिया है, वापस से उसको दोहराया जाएगा। और ये पहले लालू जी के, राबड़ी जी के 15 साल और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के 15 साल, उसके बीच का चुनाव है। चुनाव यूं औपचारिकता है, वस्तुतः ये नीतीश कुमार जी का एक बार फिर सिलेक्शन है। बरसरे इख्तिदार एनडीए को यकीन है कि वो मुकम्मल अक्सरियत के साथ बिहार के इख्तिदार में वापसी करेगी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस उनके दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। दोनों पार्टियों को यकीन है कि अवाम की मेहरबानी इस बार उनके साथ है। जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम। बिहार की जनता जेडीयू और भाजपा से उब चुकी है, उसके कुशासन से तंग आ गई है। वो मुक्ति चाहती है और मुक्ति की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। बिहार के दंगल में दोनों तरफ से जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सारे दावों की हकीकत का पता 10 नवंबर को चलेगा, जब इंतखाबात के नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम के तर्जुमान दानिश रिजवान साहब, AIMIM के बिहार के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद साहब, सियासी तज्जियाकार ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे जेडीयू के लोकसभा मेंबर सुनील कुमार पिंटू। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल रिजवान साहब से ही है। रिजवान साहब, इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया, सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी नारे हैं, और इन दावों के दरमियान हकीकत कितनी है? अभी आपने देखा कि तेजस्वी यादव और शक्ति सिंह गोहिल दोनों कह रहे थे कि लोग बिहार के कुशासन से, जो 15 साल का कुशासन उसको बता रहे हैं, उससे ऊब चुके हैं और 10 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। देखिए, 2-3 चीजें बहुत साफ है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो 15 साल के जंगल राज की याद भी हमें करना होगा।
जिन जंगल राज के वक्त में खुलेआम दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लिया जाता था, खुलेआम नरसंहार की वारदात होते थे, प्रेग्नेंट औरतों के पेट में छुरा मार करके रोड पर ही डिलीवरी कर दी जाती थी, शोरूम के मालिक जब गाड़ियों को लाते थे और लालू प्रसाद यादव जी की बेटियों की शादी होती थी तो शोरूम से गाड़ियों को उठा लिया जाता था। ये ऐसी सरकार थी जब जनता आवाम देश बिहार की सड़क की मांग करती थी तो लालू प्रसाद यादव जी कहते थे अगर सड़क बन जाएगी तो बैलगाड़ी कहाँ चलेगी, बैलगाड़ी के लिए ही हमने सड़क नहीं बनने दी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बिहार में नहीं थी। और जब बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करते थे तो उस वक्त ये कहा जाता था कि बिहारी हैं बटमागो, बिहारी है बिहारी गाली बन गई थी। लेकिन 15 साल के शासन में नीतीश कुमार जी ने एक चीज तो बहुत बखूबी अंजाम दिया है कि आज बिहारियों को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। बिहार डेवलपमेंट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर देश की जीडीपी की बातचीत करें और बिहार की जीडीपी की बातचीत करें तो यह साफ तौर पर दिखता है कि बिहार तरक्की याफ्ता स्टेट बनता जा रहा है। आप सड़कों की बातचीत करें या हर घरों में बिजली की बातचीत करें, हर जगह वो चीज मौजूद है जो जिसकी जरूरत आम इंसान को है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव होने वाला है ये 15 साल के जंगल राज वर्सेस 15 साल के सुशासन के बीच में है। और हमें पूरा यकीन है कि बिहार की जनता ने लगातार सुशासन को चुना है, जो 2005 के बाद लगातार सुशासन को चुना है। और यकीनन आने वाला जो चुनाव है उसमें जनता नीतीश कुमार जी को चुनेगी, नीतीश कुमार जी के काम को चुनेगी और ये बताने का काम करेगी कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त जनता के बीच में आते हैं, जब चमकी बुखार में बिहार के गरीब बच्चे मर रहे होते हैं तो उस वक्त वो दिल्ली में सो रहे होते हैं, जब पटना के लोग बाढ़ अगर परेशानियों में होते हैं वो दिल्ली में सो रहे होते हैं, जब कोरोना में मजदूर परेशान होते हैं तो वो दिल्ली में सो रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री काम कर रहे होते हैं। तो बिहार की जनता काम करने वाले को चुनेगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त में अपना चेहरा दिखाने नीतीश वाले कुमार को कोरोना काल में जो बाहर नहीं निकले उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सर आएंगे आपके पास। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा कि अब की बार बिहार में युवा सरकार या ठीक है नीतीश कुमार? अब्बास भाई, पहले जो हम पार्टी के नुमाइंदे हैं जी रिजवान साहब, उनके बयान को मैं थोड़ा उनको जवाब दे दूं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते। उन्होंने कहा कि जंगल राज, तो मैं उनसे पूछता हूं कि जंगल राज के साथ ही तो मंगल कर रहे थे कुछ दिन पहले, आज से एक महीना पहले। वो जंगल राज के जो नुमाइंदे हैं उनके हिसाब से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव उसी जंगल राज के जो बेताज बादशाह थे उन्हीं के साथ मंगल मना रहे थे। कि जंगल राज कैसे भूल गए हो? जंगल राज भूल के ही मंगल बना रहे थे। और इस हम पार्टी के जो नेता हैं, जीताराम मांझी के लिए एक नया वर्ड आया है बिहार के राजनीति में। जैसे आप लोग आईपीएल देखते होंगे ना, बीपीएल, बिन पेंदी के लोटा। बुरा मत मानिएगा, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के कारण होने के नाते मैंने एक नया नाम दिया है, बीपीएल, बिन पेंदी का लोटा। वो बिहार के हैं, रिजवान साहब समझते होंगे बीपीएल बिन पेंदी का लोटा क्या होता है, समझ गया। आप राजनीतिक अरे भैया मुझे बोलने दो, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि विपक्ष के दलाल हैं? आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि विपक्ष के दलाल हैं? नहीं, अरे सुनो, तुम राजनीतिक विशेषज्ञ हो या फिर विपक्ष के दलाल हो? ऋषि मिश्रा, तुम राजनीतिक, ऋषि मिश्रा तुम राजनीतिक विशेषज्ञ हो या विपक्ष के दलाल हो? नहीं, पहले ये बताओ, तुम राजनीतिक विशेषज्ञ हो कि राजनीतिक, तुम राजनीतिक विशेषज्ञ हो कि राजनीतिक? ठीक है रिजवान साहब मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको मौका दूंगा, आप इनका पूरा जवाब दीजिएगा। देखिए राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो राजनीतिक विशेषज्ञ, ठीक है मैं उनसे ठीक है रिजवान साहब आपके पास मैं आऊंगा। ऋषि मिश्रा जी मैंने जो सवाल किया था ना कि अब की बार युवा सरकार बिहार में या ठीक है नीतीश कुमार, इसका मैं आपसे एनालिसिस चाह रहा था, तज्जिया चाह रहा था। आपने जो सवाल उठाया मैं उसका जवाब लूंगा, रिजवान साहब को पूरा मौका दूंगा। जी अब्बास भाई, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि 15 साल बनाम 15 साल के को लेके नीतीश कुमार जी विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। दो बात है कि अभी भी नाउ इन प्रेजेंट महागठबंधन हो या एनडीए है, एनडीए दोनों में सीट फाइनलाइज नहीं हुआ है। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने एक अंतिम अल्टीमेट दिया है कि 36 सीट से कम पे हम लड़ेंगे नहीं,
और मैं आपको बता दूं, ललन सिंह और आरसीपी सिंह जो जेडीयू के बड़े रणनीतिकार हैं, वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट बीजेपी को कह दिया है कि एलजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये गेंद आप बीजेपी के पाले में है। भूपेंद्र यादव ने परसों शाम में ही चिराग पासवान को अल्टीमेट दे दिया है कि 48 घंटों में आप फैसला करें। मेरे तरफ से जो ऑफर है 25+2 का यानी 25 आपको विधानसभा सीट मिलेगी और 2 गवर्नर कोटा से जो एमएलसी जाने वाले नॉमिनेट होने वाले हैं वो मिलेगी। तो अभी एनडीए में भी पूरा जो ये कहा जाता था कि एनडीए इंटैक्ट है, वो एनडीए अभी तक इंटैक्ट मुझे नहीं लग रहा। दूसरी तरफ महागठबंधन में देखिए, दूसरी तरफ मैं कंप्लीट कर लूं, महागठबंधन में भी उपेंद्र कुशवाहा का रुख जो है, उपेंद्र कुशवाहा को 10 से 12 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। वही हाल वीआईपी का है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस प्लस वीआईपी प्लस आरजेडी का गठबंधन होगा और महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा बाहर जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए लालू यादव भाव नहीं दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा यदि अलग होके इंडिपेंडेंट अलग लड़ते हैं तो कहीं न कहीं एनडीए के ही वोट को तोड़ेंगे, क्योंकि कुशवाहा कोयडी और कुर्मी वोट जो है बीजेपी एनडीए का वोट है, बीजेपी जेडीयू का वोट है और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार उस पर अपना एक छत्र अधिकार मानते हैं। यदि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग लड़ते हैं तो कहीं न कहीं एनडीए को ही डैमेज होगा। इसलिए लालू यादव इस बार उपेंद्र कुशवाहा को उतनी तरजीह नहीं दे रहे। ठीक है। हमारे साथ AIMIM के बिहार के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आजाद भी जुड़ गए हैं। आदिल, आपकी पार्टी का क्या लाहे अमल होगा? इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। कहा यह जाता है कि आपकी पार्टी सेकुलर वोटों को बांटती है, उसमें बिखराव पैदा करती है और ऐसे बयान देती है कि जो अपोजिशन का सेकुलर के अपोजिशन के जो वोटर्स होते हैं वो मुत्तहिद हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। उनको बोलिए कि लोकसभा 2014 में एमआईएम 1 सीट पे लड़ी थी, बीजेपी कैसे जीत गई? 2019 में एमआईएम सिर्फ हिंदुस्तान में 3 सीट पे लड़ी थी। हमने शिवसेना के 5 टाइम के एमपी को हराया औरंगाबाद में। कांग्रेस पार्टी अपनी लाचारी को, कांग्रेस पार्टी बोले राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस लड़ी थी, सिर्फ 1 सीट जीतती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस लड़ती है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का भी एमपी 1, एमआईएम का भी एमपी 1। शिवसेना क्या है बतलाए कांग्रेस पार्टी की? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई? कांग्रेस पार्टी बतलाए या राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन बतलाए? और एमआईएम पे बोलने वाले बतलाएं ये बात कि यूपीए 1 में, यूपीए 2 में जब हम थे तो हम क्या थे? और अगर हिंदुस्तान में संविधान के दायरे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो ये क्या गलत है? लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा किसी एमएलए ने खिदमत किया उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। तो ये महागठबंधन की चाल है, ये अपने लोग को संभाल नहीं पाते हैं और दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। बतलाइए कि मांझी जी क्यों चले गए, आज कुशवाहा जी क्यों जा रहे हैं, ये बतलाए। और बीजेपी किस मुंह से जनता की अदालत में जाएगी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ कहाँ है? चुनाव से 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता पहले इनका उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है। बतलाए कि बिहार की आवाम को उन्होंने क्या दिया? क्या बिहार को विशेष पैकेज की मांग है उन्होंने दिया? आज बिहार बाढ़ में डूब रहा है, पूरा सीमांचल, पूरा चंपारण, उसको क्या मिला नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से? कोविड में क्या मिला केंद्र सरकार की तरफ से? बतलाए। डबल इंजन की सरकार, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का बात था, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं दिए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर में अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। सोनिया जी 120 करोड़ रुपया आके घोषणा करके गई थी 30 जनवरी 2014 को, अभी तक ना यूपीए दिया ना एनडीए दिया। आखिर बतलाए सीमांचल के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हुई? सीमांचल को कब विशेष राज्य का दर्जा देगा? ये एनडीए यूपीए का खेल में कब तक हम फंसे रहेंगे? एमआईएम इंशाल्लाह मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बिहार में मेरे साथ देवेंद्र यादव जी हमारे पार्टी के हम लोग के कन्वेनर बने हैं और देवेंद्र यादव साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह बहुत मजबूती से लड़ेंगे और बिहार के अवाम को एक अल्टरनेटिव देंगे और इंशाल्लाह बिहार के विकास, सीमांचल के विकास में हम लोग एक मुख्य धारा में लाएंगे ताकि सबके साथ इंसाफ हो। एमआईएम का मतलब ही इंसाफ है। ठीक है। दानिश रिजवान साहब, आपने अभी आदिल हसन को भी सुना, ऋषि मिश्रा जी को भी सुना। लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऋषि मिश्रा ने जो सवाल उठाया था कि कुछ महीनों पहले तक तो आप भी जंगल में मंगल वाला खेल खेल रहे थे, साथ ही थे, तो ये सारी बातें जो अभी आप कह रहे थे कि 15 साल का जो जंगल राज था, तो उस वक्त क्यों नहीं याद आया? देखिए अब्बास साहब, अब मैं एक चीज बड़े साफ वही से कह रहा हूँ आपको जी। हमें उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव युवा हैं, बिहार के लिए करेंगे और उन्होंने एक चीज भी कहा था कि पापा के पैटर्न से हम अलग हटके काम करेंगे। मतलब जंगल, उन्होंने हमेशा कहा है कि वो वक्त अब नहीं आएगा, हमसे गलतियां हुई है, ये तेजस्वी यादव जी ने कहा, हम नहीं करें। और उन्होंने इस बात को बखूबी एक्सेप्ट किया था कि हमसे गलतियां हुई हैं, इसी वजह से हम सरकार में बाहर चले गए।
तो एक चीज साफ है कि मैं ही नहीं मानता हूं, तेजस्वी यादव जी ने भी एक्सेप्ट किया है। और आप देखिए पूरे बिहार में जो पोस्टर्स लगे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उसमें लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी की तस्वीर नहीं है, उसमें तेजस्वी यादव जी की तस्वीर है। मतलब साफ है कि हम ही नहीं कह रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी भले कुछ कह लें, उनको किसी ने कुछ समझा बुझा के भेज दिया होगा कि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप पार्टी का पक्ष रखिएगा, लेकिन हकीकत है कि तेजस्वी यादव जी भी मानते हैं कि 15 साल जंगल राज ही रहा करता था। रही बात, आपने कहा कि आपने अलायंस क्यों किया, देखिए हमें एक उम्मीद थी कि बिहार में तेजस्वी यादव जी यूथ हैं, उन्होंने एक लाइन भी बोला था कि बिहार के विकास के संघर्ष करेंगे और उसके बाद हम जीतेंगे। लेकिन जब हम इनके साथ गए और लोकसभा का जो चुनाव आया, उन्होंने अपनी बहन को भी चुनाव हरवाने के लिए ताकत लगा दी कि किसी तरीके से हार जाए कि मैं मजबूती के साथ आगे बढ़ूं। जब तक आप किसी के साथ रहे नहीं है तब किसान क्या कर रहा है। इन्होंने जो नारा दिया था कि करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद, उसको मैं बड़ा क्लियर कर दूं। करे के बाद मतलब इनका था कि घोटाला करना है, लड़े के बाद मतलब साफ है कि केस लड़ना है, और जीते का मतलब था कि अपने सहयोगियों से जीत जाना है, और इनको कुछ नहीं करना था। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि महागठबंधन इंटैक्ट रहे, इंटैक्ट रहकर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, बिहार के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। लेकिन हमें लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार, आपने देखा राज्यसभा का जब सीट बेचने को देने को हुआ तो इन्होंने सीट बेच दिया, एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे मसलायत आए हमारे सामने। जब हमें लगा कि ये बिहार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें दो ऑप्शन चुनना था। एक तो कि बिहार को ये एक डुबाने वाला ऑप्शन था, एक बिहार को बचाने वाला ऑप्शन था। तो हम लोगों ने ये तय किया, और हम लोगों ने देखिए एक चीज मैं बड़ी साफ वही से कह रहा हूं कि हम सरकार छोड़ के अपोजिशन में गए थे। बहुत लोग अपोजिशन से सरकार में आते हैं, हम एनडीए छोड़ करके, एनडीए की बिहार में भी सरकार थी और केंद्र में भी सरकार थी। अगर हम कुछ फायदा नफा नुकसान के लिए जाना होता तो सरकार छोड़ के कोई अपोजिशन में नहीं जाता है, लेकिन हम अपोजिशन में गए थे। लेकिन हमें लगा कि वहां उम्मीद अब नहीं दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ आए। रही बात, अभी आपने एमआईएम के सवालात को लिए हैं, एमआईएम का कहना बिल्कुल सही है। जब आप मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करिएगा, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ धोखे में रखिएगा, तो देश के मुसलमान जो हैं अब वो अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे हैं। बिहार में एक चीज अब साफ हो चुकी है। बिहार के लोगों ने एक चीज साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव जी का जो खुनबा है वो हमेशा ये सोचता है कि मुसलमान उनके गुलाम रहेंगे। अब एक चीज साफ हो चुकी है, कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद यादव जी का खुनबा भी मान रहा है कि अब मुसलमान गुलामी करने वाले नहीं है। जहां से मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़ा होते हैं वहां से आरजेडी के वर्कर उनको हरवा देते हैं। तो अब एक उनको विकल्प मिला है, और कहीं ना उनको वोट कटवा अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं तो ये मुझे रिजवान भाई अगर एमआईएम के जो मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दों के साथ वो मैदान में आई है, अगर उसको आपको सही लग रहा है तो आप क्यों नहीं खुद उनके साथ इंतखाबात लड़ते? एनडीए में फिर क्यों गए आप? देखिए हम एक हर धर्म के मानने वाले मुल्क में रहते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक हम लोग को धर्म को सर धर्म कहाँ से आ गया? ये तो पॉलिटिकल पार्टी है सर। इस मुल्क में अकलियतों की बात करना धर्म की बात थोड़ी है सर। धर्म की बात, अगर मांझी जी धर्म का जामा क्यों पहना रहे हैं? कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। अरे डेमोक्रेसी में वो डेमोक्रेसी में अपनी आवाज नहीं उठाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या संविधान में ताकत दिया? अरे भैया मैंने शुरू किया और मैं बोल लेने, कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं उनकी बातों को ही कह रहा हूँ कि एक तरफ जब धर्म की बातचीत आती है तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये तोहमत लगा दिया जाता है एमआईएम के ऊपर में कि ये धार्मिक पार्टी। लेकिन देखिए ये कहीं से धार्मिक पार्टी मैं नहीं मानता हूं कि एमआईएम धार्मिक पार्टी है। लेकिन तो वही तो आपके और उनके मसाइल जो है मुश्तरका हैं, आपके मुद्दे मुश्तरका हैं, तो मुश्तरका तौर पे लड़िए ना चुनाव। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, कंप्लीट कर ले दीजिए। लेकिन जैसे हम अकबरुद्दीन अवैसी के भाषण को सुनते हैं, जैसे मैं असुद्दीन अवैसी के भाषण को सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि भाई ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब भाषण देते हैं तो लगता है कि नहीं भाई एक कौम का विकास होना चाहिए। अरे देश में मुल्क में सबका विकास होगा तभी सब तरक्की याफ्ता होंगे। लेकिन अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा खिदमत किसने किया है? पूछिए अकबर ओवैसी साहब ने जो कोरोना में जो लॉकडाउन में मदद किया, किसकी खिदमत करते हैं? दानिश रिजवान साहब नहीं कर रहा है खिदमत, कौन नहीं कर रहा है खिदमत? उनसे ज्यादा खिदमत किए, बतलाइए उनसे ज्यादा खिदमत क्या कोई एमएलए बतलाते? पूरे हिंदुस्तान में 4300 एमएलए है। ये आप अपने आप को नहीं, आप चेक कर लीजिए। यू कैन गो विद द सर्वे, यू क्रॉस चेक विद द डाटा। आप बतलाइए कि आप कहाँ थे उस लॉकडाउन में? मेरा एमएलए, आई नो ईच एंड यू डोंट अबाउट द you don't know about that system. I know each and everything. Okay. You don't know anything. You don't know reality. ये इसने कह दिया. I know each and everything. No, you don't know reality. You work as an opportunist. You work with the NDA. You work with the UPA. आप सब कुछ you are. देखिए ऐसा है ना. MIM पे इल्जाम लगाने से पहले पता कर लीजिए फैक्ट के बारे में.
अरे सुनिए ना भाई, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को के ऊपर में जो मुकदमे हुए थे किशन, अरे भाई लेट किस लिए हुए थे? धार्मिक आज क्यों जज बन रहा है? हिंदुस्तान के अदलिया पे भरोसा है हमें फैलाने के लिए। अरे भैया धार्मिक सर, आप दानिश रिजवान साहब आप कह रहे हैं कि जब MIM का जब जिक्र होता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानात पर जब नजर जाती है तो इस तरह के उससे बचाव करना पड़ता है। तो आप जिस NDA में गए हैं उसी NDA में BJP भी है, बीजेपी के लीडरान किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह की, गिरिराज सिंह के बयानात आप सुनते हैं किस तरह के आते हैं, या फिर दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले क्या क्या बयान आए? हरामजादे और कौन बोला था, किसने बोला था? अरे एक मिनट, अरे मुझे भाई साहब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए एक चीज बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी नेता ने गलत बोला तो उसके बयान को सारे नेताओं ने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा बोला है, लेकिन अगर अकबरुद्दीन साहब ने गलत बोला है तो देखिए उनके यूथ के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि उन्होंने तो सही बोला है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ना भाई, अबे बोल तो लेने दीजिए ना। देखिए अगर कोई गलत बयान, अगर गिरिराज सिंह जी ने गलत बयानबाजी करी है तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई ये बयान गलत नहीं है, ये नीतीश जी थोड़ी नेता है गिरिराज सिंह के। सर आप उसी NDA में शामिल हैं रिजवान भाई, आप उसी NDA में शामिल हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देश का कोई जर्नलिस्ट अगर कोई गलत बयानबाजी करता है तो आप पूरे जर्नलिस्ट को तो फिर तोहमत नहीं लगा सकते। अगर मेरे इलाही पार्टी का, अरे भाई कोर्ट में डिसाइड करेगा कि स्टूडियो में बैठ के निर्णय लीजिएगा, तो फिर आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि गिरिराज सिंह के बयान पर आप क्यों डिसाइड? गिरिराज सिंह पर आप जो कल आप पूछाइए कि 2019 में आप क्यों चले गए थे महागठबंधन में, सिर्फ MLC बनने के लिए गए थे क्या? अरे भाई ऐसा है अवैसी साहब बिहार में क्यों नहीं आकर खिदमत कर रहे थे, सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं। जाके पता कीजिए 2016 में बाढ़ आया था, जाके सीमांचल कभी आए हैं रिजवान सर, सीमांचल कभी आए हैं? जाके पता कीजिए अकबर ओवैसी साहब ने सीमांचल में क्या रिलीफ किया है 2017 में। मेडिकल टीम भेजा था हैदराबाद से, सब देखा है, 35 डॉक्टर की टीम भेजी थी, 35 डॉक्टर की टीम। चुनाव आता है तो लंबी शेरवानी आप जाके जानते सीमांचल कभी आए हैं रिजवान साहब? अरे सीमांचल आए हो मेरे भाई, कभी आप सीमांचल आए हो? बताओ ना, कटिहार पूर्णिया अररिया की जमीन कहाँ पर है? अब आप हमें बताएंगे कि हमसे मैं सीमांचल आप बतलाइए ना कहाँ पर है, बारसोई कहाँ पे, बलरामपुर कहाँ पे, कोचाधामन। देखिए आप यहाँ पे टीवी पे बैठ के आप आइए, मैं आपको चल के घुमा दूंगा कोचाधामन। नहीं आप बताइए ना कि तो फिर आप मांझी जी से हमारी जो मुलाकात हुई थी, अगर हम इतने बुरे थे तो क्यों मुलाकात किए थे? अब मैं आपको एक बात मुसलमानों की कितनी आबादी है पता है आपको पूरे बिहार में? सब पता है। हुकूक की बात करते हैं, अरे बस हवा में सब पता है, हवा में। अरे बतलाइए ना आप क्या अचीवमेंट रहा है, बतलाइए क्या आप NDA में क्यों गए, बताइए NDA में क्यों गए? आप तय करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं सर। आदिल साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपनी बातचीत, अपनी चर्चा, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं कि अब की बार बिहार में युवा सरकार या ठीके हैं नीतीश कुमार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। ऋषि मिश्रा जी, अभी आप मांझी जी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आपने महागठबंधन के अंदर की सियासत को नहीं देखा कि वहां पर क्या वजह है कि एक एक करके मांझी जी चले गए, कुशवाहा जी जान, कभी भी खबर आ सकती है, हो सकता है मुकेश सहनी साहब भी चले जाएं। तो देखिए कौन सी ऐसी सियासत है? क्या तेजस्वी यादव की क़यादत किसी को कबूल नहीं है या वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? अब्बास भाई इसका कारण है, हैंडल करने की बात नहीं है। देखिए जो भी डिसीजन महागठबंधन में हो रही है, नो डाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट लालू यादव के इंटरफेयर के बाद ही हो रही है, लालू यादव के क्या कहते हैं एडवाइस के बाद ही हो रही है। रिजवान साहब ने एक बात कहा कि तेजस्वी यादव के उस बयान के कारण हम लोग जो है मांझी जी जो है आरजेडी के साथ आए। तो ये बयान तो 2-4 महीना पहले आया है। अब लोकसभा चुनाव तो साथ में लड़े हैं 2019 में लोकसभा चुनाव, आप तो लालू यादव के पार्टी आरजेडी के साथ मिलके लड़े हैं, वो बयान तो इधर आई है। और अब अब्बास भाई आपके बात का देता हूँ, आपको याद होगा 2015 में मांझी साहब एनडीए के हिस्सा थे और 20 सीट मिला था। 20 सीट में इन्होंने कितना सीट निकाल के दिए?
सिर्फ एक सीट जो जीताराम मांझी खुद लड़ रहे थे, 2 जगह से जीताराम मांझी लड़ रहे थे, एक सीट से जीताराम मांझी जीत पाए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उदय नारायण चौधरी के विरुद्ध था और अपने गृह विधानसभा क्षेत्र से जीताराम मांझी हार गए थे। इस बात को नोट कीजिएगा, मैं बहुत बड़ा बात कर रहा हूँ। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, अरे भाई रिजवान साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, डिबेट का नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिजवान साहब नहीं बोल रहे हैं, आदिल हसन बोल रहे हैं। आदिल साहब, आपकी बारी आएगी, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आप दोनों जब तू मैं कर रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला हूं। मैं मेरी बात सुन लीजिए। 2015 में मांझी साहब को 20 सीट मिला था, जिसमें मांझी साहब की पार्टी एक ही सीट पे जीत पाई, वो भी मांझी साहब अपने गृह विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे, उदय नारायण चौधरी वाले सीट से जीते थे। दूसरी बात, 2019 में आपने देखा होगा, 2019 में उपेंद्र कुशवाहा और जीताराम मांझी को उनके कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा सीट दिया गया। तो कहीं न कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव को उम्मीद था कि कुशवाहा मतदाता और दलित मतदाता, 10 सेकंड लूंगा मैं, ठीक है, मैं 2 सेकंड कंप्लीट कर रहा हूँ। मगध वाली बेल्ट में जिसमें गया वाला क्षेत्र आता है, उसमें अब्बास भाई मुसहर जाति की वोट काफी थी, तो उम्मीद था कि इधर उपेंद्र कुशवाहा वोट जो 7 से 8% है और जीताराम मांझी समुदाय के मांझी वोट मानी मुसहर वोट जो है महागठबंधन को मिलेगा। लेकिन नतीजे क्या हुए? सिर्फ एक सीट कांग्रेस। ठीक है, आ रहा हूँ दानिश साहब आपके पास। 2019 में चुनाव महागठबंधन हार गई। तो मेरा ओवरऑल कहने का ये अर्थ था आवाज भाई कि जो महागठबंधन के जो एलाइज थे वो अपने समाज के वोट, अपने पार्टी के वोट जो है ट्रांसफर नहीं करा पाए। इसलिए लालू यादव को इस बार सोचना पड़ा कि क्यों हम इनको ज्यादा से ज्यादा सीट दें। तो इनको 10-12 सीट लालू यादव ने ऑफर किया, उपेंद्र कुशवाहा को भी 12 से 15 सीट ऑफर किया, इनको 10 सीट ऑफर किया और वीआईपी को 8 से 10 सीट ऑफर किया। ये लोग सीट शेयरिंग में नहीं बात हो पाई, अलग हो गए। और कहीं न कहीं मैं ये कह रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते, यदि उपेंद्र कुशवाहा अलग होकर लड़ते हैं उससे फायदा आरजेडी महागठबंधन को होगा, क्योंकि कुशवाहा जनरली जो है कुशवाहा एनडीए को वोट करते हैं। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, लेकिन आप कांग्रेस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर तसाद चल रहे हैं, वो मैं आपके पास आऊंगा। दानिश रिजवान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ऋषि मिश्रा जी ने बहुत सारे तोहमत लगाए। उन्होंने कहा असेंबली इलेक्शन में हम 21 सीट पे लड़े और 1 सीट जीत पाए। 21 सीट पे लड़े, 1 तो जीता। राष्ट्रीय जनता दल पार्लियामेंट में 30 सीटों पर लड़ी और 1 भी सीट नहीं जीती। तो क्या माना जाए? लालू जी का वोट बैंक खत्म हो गया है। उसको तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव जी अपनी बहन को भी चुनाव नहीं जितवा पाए। कहा जाता था कि यादवों का मधेपुरा, मतलब जब जो इटली है वो पोप का, मधेपुरा और पाटलिपुत्रा गोप का, दोनों सीट पर जहां यादव बहुल सीट है वहां से मीसा भारती और शरद जी को तेजस्वी जी ने हरवा दिया। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, राजनीति में कब कौन परवान चढ़ेगा। किसी ने सोचा था कि राहुल गांधी जी चुनाव हार जाएंगे। ऋषि मिश्रा जी की मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, कैसा विश्लेषण है कि इनको सिर्फ एक तरफा दिखाई देता है कि मांझी जी 21 में से 1 सीट जीत कर आए, लेकिन 30 में से तेजस्वी यादव जी साफ हो गए, वो इनको नहीं दिखाई दिया। उनको ये दिखाई नहीं दिया कि राहुल गांधी जी कैसे चुनाव हार गए। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी असेंबली इलेक्शन शुरुआत हुआ है। अरे सुनिए ना, सुनिए, अब वोट परसेंटेज पर आ जाता हूँ। अब मैं वोट परसेंटेज पे भी आ जाता हूँ। अरे वोट परसेंटेज आप बीच में बोल रहे हैं। ठीक है ऋषि मिश्रा जी बोलने दीजिए। ऋषि मिश्रा जी आप नॉर्म्स तोड़ रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी आप जिस नॉर्म्स की बात कर रहे थे अब उसी पर हम आ रहे हैं। आप कह रहे थे कि बीच में मैं नहीं बोलता और बीच में बोल रहे हैं आप। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, आपके पास आऊंगा फिर आप बोलिएगा ना। ऋषि मिश्रा जी आपके पास आऊंगा फिर बोलिएगा। सुनिए ना, जिसका अगर पकड़ नहीं है ना उनको समझाइएगा। देखिए, ऐसा है ना, ये कहानी आप जो ये एजेंटी वाली कहानी है ना, एजेंटी वाली कहानी किसी और को समझाइएगा, ये हमें मत समझाइए। अरे भैया, अगर आप वोट परसेंटेज की भी बात सुनिए ना, पहले सुनिए वोट परसेंटेज। सीतामढ़ी में सुरसन से आप भैया सुनिए ना, सुनिए ना, अरे सुनिए ना ऋषि मिश्रा जी, सुनिए ना। ऋषि मिश्रा जी आपके पास आऊंगा तो फिर आप उनके सारे सवालों का, दानिश रिजवान साहब के सारे सवालों का जवाब दीजिएगा। अभी उनको सुन लेने दीजिए। देखिए, ये इन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई हैसियत नहीं, ऋषि मिश्रा जी अभी कह रहे थे।
फिर कह रहे हैं कि अगर थर्ड फ्रंट लड़ेगा तो उपेंद्र जी और कुशवाहा समाज का वोट ले लेंगे। मुझे विश्लेषण इनका समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कहते हैं कि उपेंद्र जी कुशवाहा समाज का वोट नहीं दिला पाए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर थर्ड फ्रंट बना के लड़ेंगे तो कुशवाहा का वोट काट लेंगे। विश्लेषण थोड़ा ठीक ठाक से करिए, एक पक्षीय विश्लेषण नहीं होता है, आपको दोनों पक्ष को सुनना होता है। मैं इनके विश्लेषण को देख रहा हूं, एक तरफ कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी महागठबंधन में थे तो अपने जाति का वोट नहीं ले पाए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर थर्ड फ्रंट बना के लड़ेंगे तो वोट ला करके तेजस्वी जी को फायदा पहुंचा देंगे। भैया विश्लेषण विश्लेषक की तरह करिए, एक तरफा इस विश्लेषण नहीं होता है। हम बातचीत कर रहे थे कि 21 सीट पे जीतन राम मांझी बेशक चुनाव लड़े थे, एक सीट उन्होंने जीता। तेजस्वी जी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और खुद एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर स्ट्राइक रेट की बातचीत करें तो बिहार लोकसभा विधानसभा कहे तुलना, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं भाई, बोलने दीजिए ना, अरे बोलने दीजिए, आप बोलिए आप कैसे तुलना करेंगे आप? अरे किसको बुला लिया भाई, बोलने दीजिए ना, आप बीच बीच में ऋषि मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, फिर आप बोलिएगा। बोलिए नहीं अब्बास भाई, इनको बोलने दीजिए, पहले इनको आधे घंटे वक्त दे दीजिए, उसके बाद ही मैं बोलूंगा। बोलिए आप ऋषि मिश्रा जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ रिजवान भाई, आप लोकसभा और आप विधानसभा चुनाव को एक ही पैटर्न पे कंपैरिजन करते हैं। विधानसभा में कोई अलग मुद्दा होता है, लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दा होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 20 सीटों पर 2015 में चुनाव लड़े, आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा था, उसके बावजूद भी आप वोट परसेंटेज देखिए आप कितना आया। मैं वही चीज कह रहा हूँ, एक आपके मंत्री जो कदावर मंत्री चुनाव लड़ रहे थे सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा से, मात्र 12,000 वोट ला पाए। चौथे नंबर ऋषि मिश्रा जी मैंने आपसे सवाल कांग्रेस पे जब किया ना, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मिश्रा जी ऋषि मिश्रा कंप्लीट कर लिया, मैं बोल लूं, बीच में इंटरवेन तो नहीं करेंगे? जी बोलिए, आप बड़े प्रवक्ता हैं, बोलिए। नहीं, आप बहुत बड़े भाई विश्लेषक है, मुझे तो नहीं लग रहा है। एक पक्षी विश्लेषक मैंने पहली बार देखा है, टीवी पे विश्लेषक हर पक्ष की बात करता है, एक पक्षी विश्लेषक मैंने पहली बार देखा इस पे। हाँ, मैं कह रहा था अगर आपने कहा कि लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग होता है, विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग होता है, तो फिर आपने जाति की बात क्यों कर ली कि मांझी जी की जाति ने उनको वोट नहीं दिया, तो फिर यादव ने वोट दे दिया और मांझी यादव जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को अलग अलग नहीं समझा, एक ही समझा। लेकिन मांझी समाज ने विधानसभा चुनाव को अलग समझा और लोकसभा चुनाव को अलग समझेगी। ये कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? आपने कहा कि मांझी जी के तबके ने वोट नहीं दिया लेकिन तेजस्वी जी का वोट इंटैक्ट रहा, मतलब यादव को ये फर्क नहीं पड़ा कि लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, लेकिन बाकी सब जातियों को फर्क पड़ता है। किस हिसाब का विश्लेषण करते हैं भाई साहब? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, अगर बात जाति की होती, अगर जाति के नेतृत्व की बातचीत होती, लालू प्रसाद यादव जी हमेशा कहते हैं माई समीकरण, लेकिन कहीं जब उन्होंने मुसलमानों को टिकट दे दिया तो यादव ही लग जाता है उनको हरवाने के लिए। ये जमीनी हकीकत है। मुझे लगता है आप कहीं और बैठ के एनालिसिस करते होंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर मुसलमान कहीं खड़ा हो जाता है तो यादव लग जाता है उसको हरवाने के लिए। ये लालू जी का माई समीकरण है और ये हकीकत है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 2015 का भी चुनाव देखा है, 2010 का भी देखा है, 2005 का भी देखा है, एज ए जर्नलिस्ट में मैंने देखा है और एज ए पॉलिटिशियन भी देखा है। जहां मुसलमानों को राष्ट्रीय जनता दल टिकट देती है वहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही लग जाते हैं चुनाव हरवाने के लिए। ये दिगर बात रही। आप कह रहे हैं कि लालू जी का जो वोट है हमेशा इंटैक्ट रहता है। अगर इतना इंटैक्ट रहा लालू जी का वोट तो पाटलिपुत्रा में और मधेपुरा में सबसे ज्यादा यादव हैं। क्यों तेजस्वी यादव जी अगर यादव के बहुत बड़े नेता बन गए हैं, लालू जी यादव के सबसे बड़े नेता हैं, तो अपनी बेटी को क्यों नहीं जिता पाए? तेजस्वी जी अपनी बहन को क्यों नहीं जिता पाए? इतने बड़े यादव के नेता, यादव ने ठीक है यादव ने खुलकर वोट दिया। अब बात करिए मधेपुरा की हकीकत क्या रहा है? ठीक है ऋषि मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। आदिल हसन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदिल भाई जब आप ये कहते हैं कि हमारे मुद्दे, आप बिहार सरकार पर जब सवाल उठाते हैं कि बेरोजगारी के महाज पर वो नाकाम है, विकास के महाज पर वो नाकाम है, कोरोना के दौर में वो नाकाम है, इस तरह के मुद्दों के साथ जब आप इंतखाबी मैदान में उतरते हैं तो यही मुद्दे तो कांग्रेस के और तेजस्वी यादव के आरजेडी के हैं, तो क्यों नहीं मुश्तरका तौर पर लड़ते? जब आप अलग खड़े होते हैं ना तो लोगों को शक होता है कि आप वोट को बंटवाने के लिए उतरे हैं मैदान में। कब तक ये सुनते रहेंगे? तेजस्वी यादव जी को भी 15 साल मौका मिला, 40 साल कांग्रेस को भी मिला, 15 साल नीतीश जी और सुशील मोदी जी को भी मिला। आज सीमांचल में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पलायन है। अधिकतर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इन लोग ने एक बिल्डिंग तक नहीं दिया। तो सर 2-4 सीटों से आप सरकार बना के मसला हल कर लेंगे क्या? आदिल भाई आप 2-4 सीटों पर 243 सीट पे लड़ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अपने वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, तो उसकी तो हिम्मत नहीं है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ने की। जनता दल की रूलिंग पार्टी की तो हिम्मत नहीं है 243 सीट पर लड़ने की। जहां पर मेरा संगठन मजबूत है, जहां पर सीमांचल की जो लड़ाई, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में स्पेशल प्राइवेट मेंबर बिल रखा सीमांचल स्पेशल स्टेटस के लिए।
हम मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। बतलाए तेजस्वी यादव जी, बतलाए कांग्रेस पार्टी, बतलाए भाजपा, बतलाए जनता दल यू की, उन लोगों ने बिहार को, सीमांचल को क्या दिया? डबल इंजन की सरकार है, क्या मिला बिहार को? बतलाए भाजपा के लोग और जदयू के लोग बतलाए कि क्या मिला सीमांचल को या बिहार को? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी ने कहा था, इन्होंने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, 9 फरवरी 2015 को बोला था। आज बतलाइए कि आरएसएस के गोद में किसने किया? और जो कांग्रेस पार्टी बोलती है, ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ जेडीयू के एमपी हैं सुनील कुमार पिंटू जी, वो भी जुड़ गए हैं। पिंटू जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आदिल हसन आजाद एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट हैं, उनके सवालात हैं, उसका जवाब चाहता हूं सर आपसे। बतलाइए, बाढ़ आया हुआ, घर में पानी घुसा है। ठीक है आदिल साहब, ठीक है, आपके सवाल पहुंच गए। सुनील जी, आपने सुना होगा, आदिल हसन है, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि सीमांचल को क्या मिला है, शायद वो भूल रहे हैं कि 1934 में कोसी का जो पुल टूटा था, जब सीमांचल और मिथिलांचल 2 भागों में बट गया था, उस पुल का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में किया था, और माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कोसी का वो ब्रिज और अब रेलवे का भी ब्रिज जनता को समर्पित हो गया। आज कोसी के लोग, सीमांचल के लोग कोसी पुल पार करके जनता ने मुख्यमंत्री बनाया नीतीश जी को। विकास नहीं दिख रहा है, क्या उन्हें ये विकास नहीं दिख रहा है? कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। पावापुरी में बन रहा है, पटना के 100 किलोमीटर एतराफ में मेडिकल कॉलेज है, गया में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, पावापुरी में है, पटना में 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। लेकिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को क्या मिला? बतलाए पिंटू साहब, आप माननीय सांसद है। आपकी जानकारी में मैं बतला दूं कि आपके सीमांचल में जितने काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसकी गिनती ये फोन पर 2 मिनट में नहीं कराई जा सकती। आप जो कर रहे हैं ना, आज हम पूछ रहे हैं कि आज आपका सीमांचल पटना से कितना जल्द जुड़ गया, आपको ये नहीं दिख रहा? प्रधानमंत्री सुन लीजिए, वो गोल्डन हाई जो है, अगर सीमांचल में आप रोड नहीं बनाइएगा, कुछ नहीं है। सुन लीजिए सांसद महोदय, सीमांचल के लोग को लग रहा है सीमांचल नॉर्थ ईस्ट जोड़ता है, यही बाईसी, यही अमोर नॉर्थ ईस्ट जोड़ता है, यही किशनगंज नॉर्थ ईस्ट जोड़ता है। शिमला का सेब जो जाता है आसाम में, तो इसी रास्ते से जाता है, इसलिए आप लोगों ने बनाया, एहसान नहीं किया है। हम भी टैक्स देते हैं। अरे आपने हमारी नस्ल को थोड़ी है, सबके लिए भाई, ऐसा मत सोचिए, जो बना है वो सबके लिए बना है। उस रास्ते से अगर जब जाएंगे, जो बनी है, पुल बना है, वो सिर्फ स्टेट को जाने के लिए। आपका नजरिया, आपको मेरा कहना है कि आप जरा सा एक बार देखें कि क्या क्या विकास हुआ है, समझे? इस प्रकार के प्रत्यारोप लगाने से पूर्व ठीक है ऋषि मिश्रा, काम हुए। ठीक है, आता हूँ, बात एक ऐसा मामला है, नेपाल से जो पानी आता है। ठीक है आदिल साहब, ठीक है आदिल साहब, सुनील जी को जवाब दे लेने दीजिए। आपने इतने सारे लगातार सवाल किए, आप उनको सुन ही नहीं रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किशनगंज सेंटर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लीजिए उनसे। अब बाढ़ जो अभी आया मेरे घर में, उसका भी बता दें। ठीक है, कैसे कर रहे हो? ठीक है सुनील जी, इन मुद्दों से हटकर अगर हम बात करें, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सही बात। एनडीए के अंदर जो चल रहा है, क्या वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? एनडीए के अंदर में कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अटूट है। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है चिराग जी के मन में, उसे हम लोग बहुत जल्द, उसको भाजपा ने कहा रखा कि हम क्लियर कर लेंगे। वो भाजपा नहीं, किस बात पर ना इत्तेफाकी है सर एनडीए के अंदर? जी, बात करके ही ना उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। जो उनकी ग्रीवांसेज है या जो उन्होंने अपनी डिमांड रखी है,
वो बीजेपी वाले शीर्ष नेता उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो पहले ही कह चुके हैं कि जहां जहां जेडीयू उम्मीदवार उतारेगा वहां वहां एलजेपी के उम्मीदवार उतरेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा जरूर है, परंतु आज का आप उनका बयान देखेंगे, ये 2 दिन पुराना बयान है। आज उन्होंने जो बीजेपी ने उन्हें ऑफर सौंपा है उस पर वो कुछ अपना नए रूप में फिर तो क्या ऑफर क्या है सर? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, लोग जानना चाह रहे हैं, बिहार की जनता जानना चाह रही सर। जो आप ही के चैनलों पर मैंने देखा है कि बीजेपी ने उन्हें 25 सीट और 2 एमएलसी का सीट देने का संभवतः एक ऑफर न्यूज चैनलों के माध्यम से हम लोग को जानकारी में आ रही है, वो मिला है। शायद वो 25 से कुछ ज्यादा सीट की मांग रख रहा है। वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व उनसे बात करके सॉर्ट आउट करने में लगे हुए। नहीं, लेकिन खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान इस पर मुतमईन नहीं है, इस पर उनका इत्तेफाक नहीं है। नहीं हो सकता है, अभी बोल रहे हो, पर तो अभी आज चुनाव की घोषणा हो गई है, बात हो गई है, तो जरूर वो इस पर विचार करेंगे और कोई ना कोई। और अगर चिराग पासवान नहीं मानते, सुनील जी, अगर चिराग पासवान नहीं मानते, अगर चिराग पासवान नहीं मानते तो आपका ऑफर और बढ़ेगा, 25 सीट से ज्यादा जाएगा। नहीं, वो ऑफर बढ़ाने का राइट तो बीजेपी को है। वो एनडीए घटक बल के वो उनसे बात कर रहे हैं, वो उनका उनसे वार्ता हो रही है। वो कम करेंगे कि बढ़ाएंगे, ये बीजेपी का मैटर है। ठीक है, एक राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है सुनील जी, ऋषि मिश्रा जी, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। पिंटू जी नमस्कार, मैं ऋषि मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे है, आप जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। चिराग पासवान ने एक आज बयान दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लोजपा को पसंद नहीं है और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, देखिए, पूरी बिहार की जनता के नजर में मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ एक है, वो है नीतीश कुमार जी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी नीतीश कुमार जी के 15 साल के कार्यों की प्रशंसा कर चुके हैं। आज आप देख लीजिए, बिहार के अंदर में पहले का 15 साल और आज के 15 साल का अंतर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा। ऐसी नहीं बात नहीं है, पूरी तरह स्पष्ट दिख रहा है। और बिहार की जनता ने मन बना रखा है पुनः माननीय नीतीश कुमार जी को अगला 5 साल का फिर से दायित्व देने का। सुनील जी, जो सवाल उठ रहे हैं लगातार कि विकास के मोर्चे पर नाकाम है नीतीश सरकार, बेरोजगारी के मोर्चे पर जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार देने में नाकाम है नीतीश सरकार, कोरोना के दौर में नीतीश कुमार सामने नहीं आए, उस पर सवाल उठ रहा है। अब प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का जो मुद्दा था उस पर सवाल उठ रहा है। लोग वहां पर कह रहे हैं कि जब यूपी सरकार अपने मजदूरों को गुजरात से मंगवा सकती थी तो बिहार से ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। कृषि बिल जो नया आया है वो भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। आज जिस तरह से पटना की सड़कों पर देखा गया वो उससे लगता है कि चुनाव का आगाज हो गया है और इसी तरह से कैंपेनिंग होगी क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि विकास तो हर एक व्यक्ति को दिख रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, कोरोना के काल में मैं आपको बतला दूं कि कोरोना के काल में मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की पहल की और कोरोना में आने वाले लोगों को यहाँ क्वारंटाइन कराया गया और आइसोलेट कराया और उनको जो रखा गया सेंटरों पर और उस पर जो खर्च किए गए, आज बिहार का रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेट से 10% ज्यादा। बिहार में 91% रिकवरी रेट है सर, वो अभी इंडिया के किसी स्टेट में नहीं है। और न कि भारत सरकार का भी जो आंकड़ा है उसमें 91% नहीं है, तो बिहार में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक एक चीज को देख रहे थे अपने से, समझने के नहीं। सुनील जी, जो रोजगार का डेटा आपने दिया था ना, लॉकडाउन था, जो रोजगार का डेटा, अगर लॉकडाउन में मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे तो आमजन तो पहले बाहर निकल जाएगा। आमजन तो कहेगा जब मुख्यमंत्री लॉकडाउन नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री का काम था कि एक एक चीज को देखना, जो भी आ रहे हैं बाहर से, जो हमारे बिहारी भाई लोग आए उनको आने में शुरू के दिनों में कुछ दिक्कतें हुई, ये बात सही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत सभी स्टेटों में एक एक नोडल अफसर भेजा और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से बात करके ट्रेनें मांगी। क्योंकि देखिए, बसों से गोवा से, आंध्रा से, गुजरात से, वो तो सर जब झारखंड ने शुरुआत कर दी तो फिर वो सवाल तो यही उठ रहे हैं ना कि जो लोगों को लाया गया, हेमंत सोरेन ने जो काम किया वो नीतीश कुमार को करना चाहिए था, क्योंकि 25 लाख के तकरीबन प्रवासी मजदूर थे बिहार के जो बिहार लौटना चाह रहे थे।
तो वो तो बाजी मार ली झारखंड सरकार ने। सर एक सवाल आपको ये नहीं ध्यान दे रहे कि जो लोग जब बिहार से बाहर थे उनके खाते में 1,000 रुपया भेजा गया, कि जब तक वो नहीं आ पा रहे लॉकडाउन है। सुनील सर गुड़गांव से एक लड़की साइकिल चलाकर अपने बाप को पूर्णिया तक ले जाती है, ये तस्वीर सामने आई और आप 1,000 रुपए की बात कर रहे हैं। ऐसी ये तो नजीर बता रहा हूँ, ये मिसाल बता रहा हूँ। मैं उस तस्वीर को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो लड़के, परंतु आपके ही बतलाइए कि कितने लोग ऐसे, मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, मैं जिले का नाम दे सकता हूँ कि जहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग जब बाहर थे तो हम लोग के खाते में 1,000 रुपया आया, हम लोग को 1,000 रुपया बिहार सरकार ने भेजा, ये रुपये मिले हैं। अच्छा सर, आज कि अगर किसी को 10 आदमी को छूट गए होंगे तो 100 आदमी को भी मिले हैं, ये भी बात सही है। सर आज जो पटना की सड़कों पर हुआ पप्पू यादव के समर्थकों और बीजेपी के समर्थकों के बीच, वो क्या कैसे हुआ? लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर में क्या पहले से तैयारी थी क्या? जी नहीं, आरजेडी और पप्पू यादव जी का जो प्रदर्शन होता है ना, वो हमेशा हिंसात्मक प्रदर्शन होता है, ये बिहार की एक एक जनता जानती है। अगर पप्पू यादव इतने ही बड़े अगर जनता के हितैषी होते तो खुद पति पत्नी दोनों नहीं पार्लियामेंट के चुनाव हारते। यही उनका लक्षण बतलाता है कि रोड पर उतर के तमाशा खड़ा कर देना और इससे आप तस्वीर बदल सकते हैं, तो आप तस्वीर नहीं बदल रहे हैं बल्कि आप अपनी ही तस्वीर को खराब कर रहे हैं। मेरा यही कहना है। ये दोनों दलों का जब भी प्रदर्शन हुआ है रोड पर हिंसात्मक हुआ है। मैं पूछता हूँ किसान के इस बिल में, लेकिन सर आज जो वीडियो आया है सदन में कह रखा है सुनील जी कि इसके अंदर में एमएसपी पर खरीद होगी, फिर उसके बावजूद भी रोड पर झूठा प्रदर्शन करना, इसको सुनील जी आज जो वीडियो आया है एमएसपी मैंडेटरी किया जाए। अब जेडीयू भी यू टर्न ले रही है, किसान बिल पे जेडीयू भी यू टर्न ले रही है और आज जेडीयू ने मांग किया है कि एमएसपी को मैंडेटरी किया जाए। तो आप पहले कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। मैंडेटरी में ये नहीं, जेडीयू की तरफ से ऐसा कोई बयान मुझे नहीं जानकारी में है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं देख रहा था कि वो आप भी चैनल पर चल रहा था कि उन्होंने कहा कि कृषि बिल देश के हित में, और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार में टैक्स लगता था बाजार समिति, तो हर व्यवसायी ऋषि मिश्रा जी बिहार के किसानों को एमएसपी का कहाँ फायदा मिलता है? एमएसपी का फायदा तो 90% किसान जो है पंजाब और हरियाणा के 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है जी। और सुनील कुमार पिंटू जी और जहाँ के सांसद हैं सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर में ज्यादा की दूरी नहीं है हाँ। और सुनील कुमार पिंटू जी कह रहे हैं कि हर जगह विकास हुआ है। सुरेश शर्मा नगर विकास मंत्री है, मुजफ्फरपुर शहर का क्या हालात है और सीतामढ़ी शहर का, सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर शहर में देखिए हर गली में पानी आज के डेट में भी होगा और आज बरसात हो रही है। जिस दिन हम अभी डिबेट कर रहे हैं अभी बरसात हो रही है सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर में, तो हालात बद से बदतर हैं। नगर विकास मंत्री तो आपके परफॉर्मेंस पे जीरो साबित हो रहे हैं। जी अगर आपको सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के बारे में पूरी तरह जानकारी होगी तो आपको ये भी मालूम होगा कि सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर 2007 से पहले देश की आजादी तक कभी भी बाढ़ के समय में रोड चालू नहीं रहता था। सीतामढ़ी एक टापू बनता था। इस बात को भी स्वीकारिए कि 2007 के बाद से आज तक सीतामढ़ी बीजेपी से मंत्री हैं और बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। उनके घर के आगे में पानी लगा हुआ है। एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में पानी लगी हुई थी बाढ़ के समय में। तो जितने पुल बने हैं उसकी गिनती गिनाना शुरू करूं तो आपके चैनल में 2 घंटे लगे। ठीक है सुनील जी एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, छूट जाएगा, वक्त खत्म हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो एनडीए में खींचतान चल रही है, जेडीयू हमको साथ ले आई है, चिराग पासवान हमको एनडीए का हिस्सा ही नहीं मानते, तो इस एनडीए के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, लोग कह रहे हैं इसके पीछे कहीं बीजेपी तो नहीं है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बुनियाद की बात है। कुमार पिंटू जी पहले बीजेपी में थे, बीजेपी और जेडीयू का संबंध अटूट है और हम लोग चुनाव में जाएंगे और 10 नवंबर को फिर मेरी आपसे बातचीत होगी जब बिहार की जनता लगभग 200 सीटों से माननीय नीतीश कुमार जी को विजयी करके भेजेगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि मिश्रा जी, अब आपसे सवाल है, आप कांग्रेस से जब भी, कांग्रेस के हवाले से जब भी सवाल हुआ आप उसका गोलमोल जवाब देते रहे। मैं आपसे एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट ये समझना चाहता हूं कि 30 साल सत्ता से बाहर रही कांग्रेस, 30 साल में क्या कांग्रेस अपने आप को इतना नहीं तैयार कर पाई, इतनी तैयारी नहीं हो पाई कि वो अकेले मैदान में उतरे? उसको हमेशा इन 30 सालों में हमने देखा कि बैसाखी की जरूरत है, अभी भी वो महागठबंधन में है और वो भी तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर सौदे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर खुद आरजेडी और कांग्रेस में भी ना इत्तेफाकियां हैं। देखिए उसका अब्बास भाई कारण है, 90 के दशक के बाद लास्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे। 90 के दशक के बाद 2 आंदोलन हुआ, मंडल और कमंडल। मंडल और कमंडल में क्या हुआ, जो कांग्रेस के कोर वोट बैंक थे, फॉरवर्ड प्लस दलित प्लस मुसलमान अलग अलग खेमा में बट गए और उसको कांग्रेस रिटेन अब तक नहीं कर पाई। दूसरी बात, कांग्रेस हमेशा कंफ्यूजन स्टेटस में रही है कि वो अकेले जाके संघर्ष करे या लालू यादव के साथ मिलके बीजेपी का मुकाबला करे, क्योंकि कांग्रेस का नेशनल पर्सपेक्टिव में देखिएगा तो नंबर 1 दुश्मन बीजेपी है। यदि वो अकेले लड़ती है तो आरजेडी का वोट शेयरिंग में डिवीजन होता है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। यदि वो साथ में लड़ती है तो कांग्रेस को, कि कांग्रेस अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाती है, तो कांग्रेस का हालत किंग कर्तव्य विमुख सा है, इधर जाए या उधर जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडरशिप को फैसला लेना होगा। और जो अभी हालात कांग्रेस की पतली बनी हुई है उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस अकेले जाने के सूरत में नहीं है, ना कांग्रेस का उस प्रकार से बिहार में ढांचा है, ना कोई ऐसा बड़ा नेता है जिसका पूरे बिहार में सिंगल पैन में अपील हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये मजबूरी है कि वो महागठबंधन के साथ रह के ही बीजेपी और बीजेपी गठबंधन का मुकाबला करेगी। आपको क्या लगता है जो छोटी पार्टियां हैं जिसको अभी नजरअंदाज किया जा रहा है, तेजस्वी खुद छोटी पार्टियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको डर यह है कि जीतने के बाद कहीं छटक ना जाए, तो ये बड़ा रोल प्ले कर सकती है? पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी हुई या MIM हुई, या हो सकता है कि कुशवाहा जी भी महागठबंधन से निकल कर आ जाएं, तो ये जो छोटी पार्टियां हैं ये रोल बड़ा प्ले करेंगी और हो सकता है कि नतीजों के बाद हम भी NDA से बाहर आ जाए, कुछ इस तरह की भी तस्वीर पैदा हो सकती है। अब्बास भाई हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जी। बिहार की राजनीति देखिए, कोई भी पत्रकार माने न माने, बिहार के राजनीति फॉर लालू एंटी लालू कोर बेस पे विकास का रूट ये है। मैं बिहार का हूं, मैं जानता हूं कि बिहार की राजनीति एंटी लालू या फॉर लालू। एंटी लालू आज जो फॉरवर्ड की जो गोलबंदी है बीजेपी के पक्ष में, वो बीजेपी के लिए नहीं है। फॉरवर्ड वोट मर जाएगा लेकिन लालू को वोट नहीं देगा। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके पास टाइम हो। 2014 में वक्त असल में बहुत कम है, मैंने छोटी पार्टियों के हवाले से पूछा था कि छोटी पार्टियां, मैं उसी में बता रहा हूँ। छोटे पार्टियों को इस बार लालू यादव इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रही है कि छोटे पार्टियों का जो पॉकेट्स हैं, अपने अपने पॉकेट्स में इन्फ्लुएंस है या अपने जातियों में इन्फ्लुएंस है, उसका वो ट्रांसफर नहीं करा पा रही है। उसका एग्जाम्पल 2015 रुपए का विधानसभा चुनाव ले लीजिए या 2019 का। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दानिश रिजवान साहब जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल हसन साहब जुड़े, वो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना है, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगला बुलेटिन सलाम हिंदुस्तान लेकर आ रहा है, मेरे साथी इमरान खान।